हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 12th का चैप्टर पादप जल संबंध जो कि आपके सेकेंड यूनिट का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। पादप जल संबंध जैसे कि पादप और जल में क्या संबंध है। जो पादप होते हैं उनको जल देते हैं तभी तो वो अपनी वृद्धि करते हैं, तो उनमें जो आपस में संबंध होता है वो इस चैप्टर में बताया गया भाई किस प्रकार पादप और जल आपस में संबंधित होते हैं और पादप में जल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है। इसमें फर्स्ट है विसरण। विसरण कहते किसे हैं? विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है तो उसे विसरण कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन को। ठीक है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं विसरण को? तापमान, दाब, घनत्व, माध्यम। जो चार है ये मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अब है पारगम्यता। पारगम्यता क्या होती है? पारगम्यता मतलब कोई भी पदार्थ है वो किस झिल्ली द्वारा किस प्रकार उससे पार हो रहा है, मतलब उसके पार होने की क्षमता होती है, उसे पारगम्यता कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी भी झिल्ली द्वारा विसरित होता है, मतलब कोई पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा बाहर निकल रहा है या विसरित हो रहा है उसको बोलते हैं पारगम्यता। जो पारगम्यता होती है वो अनेक प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है पारगम्य। इसके आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, प्रकार ना याद करके आप इनको भाई पारगम्य क्या होती है, अर्ध पारगम्य क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य क्या होती है, इस प्रकार आप परिभाषाएं याद कर सकते हो। फर्स्ट है पारगम्य। तो ऐसी झिल्ली या परत जिसमें से विलेय व विलायक दोनों के अणु पार हो सकते हैं उसे पारगम्य कहते हैं। मतलब ऐसी झिल्ली हो जिसमें विलेय व विलायक दोनों के अणु। विलेय व होता है जो विलायक में घोला जाता है, विलायक जल के अणु हो जाते हैं और जल के अणु में आप क्या घोल रहे हो उसे विलेय कहते हैं। तो ऐसी झिल्ली या परत जिसमें से विलेय व विलायक दोनों के अणु पार हो सकते हैं उसे पारगम्य कहते हैं। सेकंड है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य मतलब आधा पारगम्य। तो ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं। पारगम्य में तो विलेय विलायक दोनों के अणु पार हो जाते हैं, लेकिन अर्ध पारगम्य में केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं तथा विलेय के अणु के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है, उसे अर्ध पारगम्य कहते हैं। थर्ड है अपारगम्य किसे कहते हैं? अपारगम्य मतलब कोई भी इसमें से पार नहीं होता, ना ही विलेय के अणु ना ही विलायक के अणु। तो ऐसी झिल्ली अणु जिसके द्वारा विलेय या विलायक दोनों के अणु पार नहीं हो सकते। पारगम्य विलेय व विलायक दोनों के अणु। मैं आपको वापस बता रही हूँ, विलायक वो होते हैं, विलायक जल होता है और विलेय होते हैं जो पदार्थ जल में घोले जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। तो पारगम्य, अर्ध पारगम्य और अपारगम्य। अब है चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य किसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु तथा कुछ विलेय के अणु आर पार जा सकते हैं, इसे विभेदात्मक या अवकलनीय पारगम्य कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य किसे कहेंगे? ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु तथा कुछ विलेय के, मतलब कुछ पदार्थ छिटे हुए होते हैं, विलायक के अणु तो पार हो रहे हैं लेकिन विलेय के कुछ चुनिंदा अणु पार हो सकते हैं, उन्हें विभेदात्मक या अवकलनीय पारगम्य कहते हैं। ये था पारगम्यता के बारे में। अब है परासरण, जिसे कि इंग्लिश में आप ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं? विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने को परासरण कहते हैं। जो ये परासरण होता है ये विसरण का बिल्कुल रिवर्स होता है। जो परासरण में क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, जबकि विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। परासरण एक प्रकार का विसरण ही है। इसके अंतर्गत दो तंतुओं के बीच अर्ध पारगम्य झिल्लियों का होना आवश्यक है। मतलब कि दो आपने पदार्थ लिए हैं उनके बीच में एक झिल्ली का आना आवश्यक होता है। इसे एक प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये प्रयोग है, इसमें इसने थीसिल कीप ली हुई है, ये वाली थीसिल कीप है, इसमें शर्करा के घोल को भर दिया है।
बुक में आपको साफ क्लियर नजर आएगा। थिसिल कीप द्वारा परासरण, इसमें क्या किया, जो ये थिसिल कीप है, 2 थिसिल कीप ली है, आ और बा। थिसिल कीप में एक में शर्करा के घोल को भर दिया है, ठीक है, प्रयोग के आरंभ में शर्करा के घोल को भर दिया है, और इसमें जो ये झिल्ली थिसिल कीप होती है, इसके नीचे पोर्चमैन पेपर लगा दिया, या अर्धपारगम्य झिल्ली, उसको पोर्चमैन पेपर को आप अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, वो लगा दिया। अब जिस तब थिसिल कीप में आपने शर्करा का घोल भर दिया और उसको जल में रख दिया है, तो आप देखेंगे जो शर्करा के घोल का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब कम सांद्रता होती है इसकी जल की, और शर्करा घोल की अधिक सांद्रता होती है, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, मतलब ये जल के अणु की सांद्रता कम होती है और थिसिल कीप की सांद्रता अधिक होती है, तो जल के अणु यूँ इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसा कि ये लिखा हुआ है, थिसिल कीप के चौड़े मुंह पर चौड़ा चर्म पत्र बांध दिया जाए, इसके मुंह पे चर्म पत्र बांध दिया जाता है। कीप की नली में शर्करा का घोल भर देते हैं, कीप की नली में शर्करा का घोल भर देते हैं। कीप का चौड़ा मुंह जल से भरे बीकर में रखने पर कुछ समय बाद घोल होता है, वो कीप की नली में अंकित चिन्ह से ऊपर चढ़ जाता है। आप देखेंगे जो ये थिसिल केक में आपने भरा है शर्करा का घोल, जो आपने चिन्ह अंकित किया है, जब आपने जल में रखा है इसको, तो देखेंगे कुछ समय के बाद इसका जो स्तर है वो इससे बढ़ जाता है। परासरण की क्रिया के अनुसार बीकर में जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है जहाँ से जल के अणु कीप में विस्तृत होते हैं। यहाँ पर चर्म पत्र अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करता है, जो पोर्चमैन पेपर होता है, वो चर्म पत्र होता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आपके 2 टॉपिक हुए हैं, विसरण और परासरण। यहाँ पे परासरण के प्रकार में 2 प्रकार के हैं, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अंतःपरासरण किसे कहते हैं, जब किसी सामान्य कोशिका को अल्पराशि विलयन या जल में रखा जाता है तो विलायक के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, मतलब कि जब किसी कोशिका को अल्पराशि विलयन है, मतलब कि जब आप किशमिश को जल में रखते हो तो आप देखोगे कुछ समय बाद किशमिश फूल जाती है, इसे बोलते हैं अंत्य, मतलब अंदर की ओर परासरण, अंदर की ओर गमन होना। बहिःपरासरण बाहर निकालना, जब किसी कोशिका को अतिपराशि विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु उस कोशिका से बाहर आने लगते हैं, तो उसे बहिःपरासरण कहते हैं। जैसे अंगूर होते हैं, उसको यदि चीनी के घोल में रख दे तो आप देखेंगे कि वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अब है परासरण का महत्व। जड़ों के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा होते हैं, तो जड़ होती है उसमें मूल रोम होते हैं, वो खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण परासरण द्वारा होते हैं। पत्ती पुष्प फल को निश्चित आकृति प्रदान करते हैं, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर देती हूँ। विसरण किसे कहते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तापमान, दाब, घनत्व, माध्यम। पारगम्यता किसे कहते हैं, कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है उस विसरण की दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। पारगम्य किसे कहते हैं, जिसमें विलेय व विलायक दोनों के अणु पार हो सकते हैं। अर्धपारगम्य किसे कहते हैं, जिसमें केवल विलायक के अणु पार होते हैं, विलेय के नहीं होते हैं। अपारगम्य किसे कहते हैं, जिसमें दोनों ही अणु आर पार नहीं हो सकते। चयनात्मक पारगम्य किसे कहते हैं, जिसमें केवल विलायक के अणु तो पार होते हैं और कुछ विलेय के अणु पार हो सकते हैं। परासरण किसे कहते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन को परासरण कहते हैं। जैसे कि थिसिल कीप के प्रयोग द्वारा 2 थिसिल कीप लिए हैं, इनमें शर्करा के घोल को भरा है और थिसिल कीप को जल से भरे बीकर में रख दिया है। थिसिल कीप के मुंह पर चर्म पत्र बांध दिया जाता है। आप कुछ समय बाद देखोगे कि जो थिसिल कीप है उसमें शर्करा का घोल का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा किस कारण होता है, क्योंकि जल के अणु की सांद्रता कम होती है और शर्करा के अणु की सांद्रता अधिक होती है, तो जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, ठीक है। परासरण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अंतःपरासरण, बहिःपरासरण। अंतःपरासरण किसे कहते हैं, जब किसी कोशिका को अल्पराशि विलयन में रखते हैं तो विलायक के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, जैसे कि किशमिश को जल में डालने पर फूलना। बहिःपरासरण, अतिपराशि विलयन में रखते हैं तो विलायक के अणु कोशिका से बाहर, इसमें अंदर जाते हैं और इसमें बाहर आते हैं पादप कोशिका से, ठीक है।
इनका क्या महत्व होता है? जड़ों के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, पत्ती पुष्प फल को निश्चित आकृति प्रदान करना।